हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, देखिए परिभाषा पहले देखते हैं इसकी क्या होती है कि जब दो भिन्न-भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ उसके द्रव्यमान से अलग-अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में जो अनुपात होगा वो या तो क्या होगा, समान होगा और या फिर उसका कोई पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, परिभाषा क्या है उसको एक बार समझना है। दो अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए और किसी तीसरे के साथ संयोग करेंगे, दोनों अलग अलग रिएक्ट करेंगे। तो जब वो अलग अलग रिएक्ट करेंगे तो उनके द्रव्यमानों में, जिन दो ने पहले अभिक्रिया की है उनके द्रव्यमानों में जो अनुपात होगा वो या तो समान होगा और या फिर क्या होगा, उसका कोई पूर्ण गुणज होगा। इस बात का क्या मतलब है पहले अपन समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि दो भिन्न भिन्न तत्व कार्बन और हाइड्रोजन, दो अलग अलग तत्व हैं, किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं। ये लो तीसरा तत्व ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेता हूं इसके अंदर। ठीक, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वाटर बनाएगी, क्लियर है, और कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CH4 बनाएगा। ये अभिक्रिया, ये जो एग्जांपल है वो इस परिभाषा को एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, दो भिन्न-भिन्न तत्व किसी तीसरे के साथ, ये तीसरा है, इसके साथ संयोग करेंगे अलग-अलग प्रकार से, ये CO2 बनाएगा, वो वाटर बनाएगा। ये तो इसका मतलब हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, कहता है कि द्रव्यमानों में अनुपात, जो इसके द्रव्यमानों में अनुपात होगा कार्बन के और हाइड्रोजन के, वो अनुपात या तो क्या होगा, समान होगा या फिर उसका कोई पूर्ण गुणज होगा। बात क्लियर हुई? तो एग्जांपल, इसको सॉल्व तो अभी हमने करना है, मैं सिर्फ आपको परिभाषा का मतलब बता रहा हूं कि परिभाषा क्या कहती है। क्लियर? अब देखो, अब हम इस एग्जांपल का मतलब समझते हैं कि इसने क्या कहा। देखो, व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है, इसमें अगर हम दोनों एलिमेंट की बात करें तो मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं CO2, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना कितना है। तो कार्बन जो है उसका द्रव्यमान कितना है, 12 है, कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो दो का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। ठीक, फिर उसके बाद में वाटर की बात करते हैं। वाटर में हाइड्रोजन जो है उसका भार कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 16 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो कितना होगा, 12:4 होगा, ठीक है। इनका अनुपात है जो 12:4 होगा, क्लियर है ना। तो अब देखो भाई, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात और यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात या तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए या फिर पूर्ण गुणज होने चाहिए। ये उस परिभाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब समझ में आया ना क्या मतलब हुआ भाई। ये दोनों तो कॉमन हो गए हैं, ऑक्सीजन तो कॉमन हो गए हैं, तो उसको तो अपन को कंपेयर करना ही नहीं है। यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन है और यहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन को हमने क्या करना है, इनको जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है भाई। तो देखो, चलो यहां देखो, इसका अगर मैं अनुपात निकालूं तो सरल अनुपात कितना आएगा, 3:8 आएगा क्या, देखो ध्यान से, 3:8 आएगा। इसका सरल अनुपात निकालूं तो 1:8 आएगा, क्या आएगा, 1:8 आएगा। इसका अगर अनुपात निकालूं कार्बन का और हाइड्रोजन का
तो ये भी क्या आ जाएगा, ये 4:12 लिख देते हैं, चलो 12:4 लिख देते हैं। तो 4×12 तो 3:1 आएगा। ठीक है, परिभाषा जो है व्युत्क्रम अनुपात नियम की वो ये कह रही है कि इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और या फिर क्या होने चाहिए, पूर्ण गुणज होने चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या 3:1 है क्या? देखो ध्यान से, ये 8 और 8 तो क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, 3:1। और कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो इनका अनुपात देखो 3:1 है क्या, 3:1, 3:1, 3:1। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समान हो गए। ये था व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, हालांकि परिभाषा जब पढ़ते हैं तो थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर जब आप इसको एग्जांपल से समझोगे तो वो देखिए ये बिल्कुल आसान अपने को बन जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। इसमें क्या है, 2-3 एग्जांपल करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने दूसरा जो एग्जांपल है वो आपका है, इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का हो गया। यहाँ दूसरा जो एग्जांपल है वो है, देखो कार्बन और दूसरा है सल्फर। कार्बन और सल्फर दोनों ही किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, और जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो SO2 बनाएगा। और कार्बन और सल्फर जब आपस में क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि इसको इनका अनुपात बना लेते हैं, अनुपात लिखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन कार्बन और ऑक्सीजन का ये अनुपात लिख देते हैं यहाँ पर। तो कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 12:32। पहले वाला ये 12:32। ठीक है, कार्बन का वजन द्रव्यमान जो है वो कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 32 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो SO2 का, SO2 में क्या है कि जो सल्फर है ना, सल्फर का होता है 32, याद रखना है इसको। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन का भी 32, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, इसको लाइन को नहीं मार, ये कंफ्यूज करती है बच्चों को। कार्बन और सल्फर की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का यहाँ पर कितना है, 12, और सल्फर का कितना है, 32। ठीक है, 12:32 और 12:32। चलो ऑक्सीजन जो थी वो तो कॉमन थी, उसको तो छोड़ ही देना हमने। कार्बन को देखो, ये इसका अगर सिंपल रेशियो अगर अपन निकालते हैं तो ये कितना आएगा, कार्बन और सल्फर का रेशियो देखो कितना आएगा, 4×12 और 8×32। तो 3:8 आ जाएगा कार्बन का और सल्फर का अनुपात, 4×32, सॉरी 4×32 क्या, 4×12 और 8×32। ठीक है, इस अनुपात को देखो, 4×12 और 4×32। तो यानी ये अनुपात भी कितना आएगा, 3:8। ये अपना एग्जांपल सॉल्व हो गया, बस देख लो इसको इस तरीके से होना। ठीक, तो वो भी सिंपल रेशियो है, 3:8, और ये समान है आप उसके अंदर। ये नियम है, ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम। समझ में आ गया सबको, ये वाला आसान है ना बिल्कुल। चलो ये अपना व्युत्क्रम अनुपात का नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं, आपका एक और नियम है जो काफी आसान सा ये है गे-लुसैक का नियम। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, गे लुसैक का नियम, गे लुसैक का नियम। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूं। तो देखो बच्चों, गे लुसैक नियम जो है वो नियम क्या कहता है
ये कह रहा है कि समान ताप और समान दाब पर गैसें जो है वो हमेशा ही सरल अनुपात में संयोग करती हैं। पहली बात तो ये है, समान ताप और समान दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करेंगी। संयोग करने का मतलब आपस में क्रिया करेंगी, और यदि उसका उत्पाद भी गैस ही हो तो उसका आयतन भी हमेशा ही क्या होगा, क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। ठीक, ये बिल्कुल आसान है। जब ये एग्जांपल लिखूंगा तो तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। लैंग्वेज जो है इसकी समझ लो पहले। गैसें जब भी आपस में क्रिया करेंगी, शर्त क्या है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और समान ही क्या होना चाहिए, दाब होना चाहिए। ठीक है, समान ताप और समान दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो वो हमेशा ही सरल अनुपात में संयोग करेंगी, और उनका उत्पाद भी यदि गैस हो तो उसका आयतन भी क्या होगा, क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। एग्जांपल देखो, ये बिल्कुल ही सिंपल लॉ है, हालांकि इसका जो अर्थ निकलता है वो थोड़ा सा वो हमें काफी चीजें सिखा देगा। जैसे इसमें एग्जांपल देखो भाई, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेगी तो इससे HCl गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी। अब कई बच्चे सोचेंगे सर HCl तो गैस होती नहीं है, वो तो द्रव होता है। अरे HCl गैस होती है, उसमें जब पानी मिलाया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, द्रव में बदल दिया जाता है। तो देखो ये गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक, नियम को देखो क्या कहता है, कहता समान ताप और समान दाब होना चाहिए, यानी कि P और T जो है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि जब समान दाब और समान दाब पर क्रिया करेंगे तो इसके मोल देखो कितने हैं, 1 है, और इसके भी कितने मोल हैं, 1 है, यानी कि उसके सरल अनुपात में संयोग करेंगी, यानी कि 1 मोल 1 से संयोग करेगा। अनुपात सेम हो गया ना, 1 मोल 1 से संयोग करेगा, और फिर बनेंगे कितने, 2 मोल। कोई दिक्कत नहीं है, 1:1:2 ये हुआ सरल अनुपात। ठीक है, सरल अनुपात के अलावा अगर ये यहां पर भिन्न में आ जाए, यानी कि 1:1.5, तो ये सरल अनुपात नहीं है। 1.5 जो है वो भिन्न में आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, 1 से 1/2 हो गया। समझ में आई ना? तो ये सरल अनुपात में नहीं है। सरल अनुपात में नहीं है इसका मतलब ये नियम ये कहता है कि एक जो गैस जब दूसरे से क्रिया करेगी सरल अनुपात में क्रिया करेगी। मतलब क्या हुआ इसका, ये तो सिंपल सी बात है। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल सामने लिखे हुए हैं ना, ये मॉलिक्यूल कभी भी आधे आधे एडजस्ट नहीं करते। मतलब हाइड्रोजन जो है वो किस रूप में रहेगी, हमेशा H2 के रूप में, Cl2 के रूप में। यानी कि अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये 1 है तो अगर मैं Cl लिखता तो देखो 0.5 आता ना यहाँ पर, अरे 2 के लिए 1 आ रहा है तो 1 के लिए 0.5 आएगा, मतलब आधा आएगा, तो आधा आएगा तो ये 1.5/2 हो गया। तो ऐसा कभी होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गैसें हमेशा ही क्या होंगी, सरल अनुपात में आपस के अंदर रिएक्ट करेंगी। चलो इस एग्जांपल से अगर नहीं समझ में आया तो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है आपका अमोनिया और हाइड्रोजन का। देखो N2 + 3H2 एरो 2NH3। तो एक ये मतलब ये मोलों की संख्या यहाँ लिखी होती है, तो 1 मोल कितने मोल से क्रिया कर रहा है, 3 से, और कितने मोल अमोनिया के बन रहे हैं, 2, तो 1:3:2 आ गया। अब यहाँ ये चीज नोट करो कि यहाँ कोई भी पॉइंट में या भिन्न रूप में है क्या, कोई यहाँ पर कोई नहीं है ना। पूरा अंक जो है इसके अंदर लिखा है 1:3:2। तो मतलब ये हुआ कि इसी को अपन सरल अनुपात कहते हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट में कोई चीज आ जाती तो वो भिन्न अनुपात होती। मतलब ये हुआ कि ये पूरा मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल जो है वो पूरे हैं। ऐसे नहीं कि डाई हाइड्रोजन काम कर रही है, डाई हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1.5 मॉलिक्यूल बन रहा है या 3.5 बन रहे हैं। मतलब हाफ का
0.5 का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा पूर्णांक में आएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। 2h2 प्लस O2, ये का निशान 2h2, जैसे ये लिखा तो देखो इसके 2 मोल है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 1 मोल है, वाटर के कितने हैं 2 मोल है, तो क्या बन गया 2:1:2। मतलब ये हुआ कि ये भी सरल अनुपात में है, ये पॉइंट में कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। तो ये अपना गेल सेट का सरल सा नियम है कि भाई सारी गैसें जो है आपस में रिएक्ट जब करेंगी ना तो वो सरल अनुपात में क्रिया करेंगी, और अगर उनका उत्पाद जो उधर बना वो भी अगर गैस हुआ, ये सारे गैस हैं, ये भी गैस है, इस रूप में है, ये भी है गैस, ठीक है। अगर उत्पाद जो बनने वाला है वो भी अगर गैस ही हुआ तो फिर वो भी किसमें होगा, सरल अनुपात में होगा। क्लियर कोई बात? चलिए, तो ये दूसरा नियम आज हमने पढ़ लिया। 2 नियम पढ़ लिए, एक था व्युत्क्रम अनुपात का नियम और एक था हमारा गेल सेट का सरल अनुपात का नियम, ठीक है। एक नियम अभी और रह गया है, वो पढ़ते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये नियम इनसे थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये एटम के बारे में बताएगा। तो यहां हम बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। कुछ बातें इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या है, हालांकि ये आगे फिर आएगा, दोबारा इसको स्टडी करेंगे। एक बार यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो ये है एटॉमिक थ्योरी, ठीक, एटॉमिक थ्योरी। अब जो ये एटम वर्ड है ना, एटम, ये बना कैसे, देखो टॉम माने होता है कोई ऐसी चीज जो मतलब जो डिवाइडेबल हो, डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कटने वाला या काटने वाला, ऐसा कोई चीज जो डिवाइडेबल हो। और टॉम के साथ जब हम ए लगा देते हैं तो ये बन जाता है एटम, ठीक है। तो एटम का अगर हिंदी में अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है अविभाज्य, अविभाज्य, ठीक। तो जो डाल्टन था ना, उसने ये सिद्धांत दिया था कि जितना भी पदार्थ है, जितना भी मैटर है, पदार्थ के अंदर फर्स्ट डे वाला आप वीडियो याद कीजिए जहां पे मैंने आपको पदार्थ के भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। तो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने जितनी भी ठोस, द्रव और गैस वस्तुएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, पदार्थ हैं। यानी कि सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, जल, समुद्र, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव, मकान, सड़क, है ना, ये सब कुछ पदार्थ हैं। ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और ये डाल्टन ने कहा था, हालांकि डाल्टन ने इंग्लिश में कहा था, डाल्टन ने कहा था कि जितना भी सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। इसी थ्योरी को क्या कह देते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कहा जाता है, ठीक। अब बीच में एक चीज और बता दूं आपको मैं कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी ना, वो 18वीं सदी में दी थी, ठीक। लेकिन 18वीं सदी से लगभग 2000 से 2500 वर्ष पहले हमारे भारत देश के अंदर ये सिद्धांत दे दिया गया था। और 2000 से 2500 वर्ष पहले ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत दिया था महर्षि कणाद ने। गुप्त वंश के अंदर ये महर्षि हुए हैं, ये साइंटिस्ट थे, नाम के साथ महर्षि जरूर लगा हुआ है लेकिन ये थे साइंटिस्ट। इन्होंने ये परमाणु सिद्धांत दिया था और इन्होंने ये कहा था कि जितना भी ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। और उन सूक्ष्म कणों को ही महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया था,
परमाणु नाम दिया था, ठीक है। और इस परमाणु से ही फिर अब जो थ्योरी बनती है वो है परमाणु सिद्धांत, इंग्लिश में इनको एटम कहा जाता है। समझ में आई ये वाली बात? तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो इस प्रकार की थी कि उसने कहा था कि एटम जो है वो अविभाज्य कण है और जितना भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। सेम थ्योरी हमारे देश में इतने साल पहले दे दी गई थी। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई। एटॉमिक थ्योरी जो है डाल्टन की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो सिर्फ ऐतिहासिक महत्व का है, ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसकी बस। कैसे? कि डाल्टन ने जो एटम बताया था वो उसने ये कहा था कि वो अविभाज्य होता है, ऐसे कहा था। लेकिन बाद में जो खोजें हुई तो एटम जो था वो अविभाज्य नहीं था। एटम को किस किस में बांट दिया गया? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो एटम तो 3 कणों में टूट गया था, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट गया। तो इसका मतलब सबसे सूक्ष्म एटम नहीं है, एटम से भी सूक्ष्म कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है, ये विभाज्य है। तो ये थ्योरी यहाँ पर गलत साबित हो जाती है, ठीक है। आगे जब हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोग आधुनिक परमाणु सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दोबारा पढ़ेंगे और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंदर देखेंगे कि कमियां क्या-क्या थी जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पूरी कर दी गई। तो डाल्टन के जो पॉइंट्स हैं एटॉमिक थ्योरी के, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा।